नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस बेहद महत्वपूर्ण वीडियो में। मैं हूं सुधीर। साथियों, आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो भारत के हर मध्यम वर्गीय यानी मिडिल क्लास परिवार के आत्मसम्मान और सपनों से जुड़ा है। जब कोई युवा कमाना शुरू करता है तो माता पिता का पहला सपना होता है, बेटा अपना एक घर ले लो। इस सपने को पूरा करने के लिए वो अपनी जमा पूंजी लगाता है और सहारा लेता है होम लोन का। लेकिन साथियों, क्या आपने कभी सोचा है कि जिस होम लोन को आप अपना मददगार मान रहे हैं, वो पर्दे के पीछे आपको कितना बड़ा वित्तीय नुकसान पहुंचा रहा है? क्या आप जानते हैं कि बैंकों के उस गणितीय चक्रव्यूह में फंसकर आप 50 लाख रुपए के घर के लिए बैंक को 1 करोड़ रुपए से भी ज्यादा चुका देते हैं? आज के इस सेशन में हम कोई हवा हवाई बात नहीं करेंगे। आज हम बिना किसी जटिल तालिका के बिल्कुल सीधे सादे शब्दों में आंकड़ों, वास्तविक कैलकुलेशन और विधिक नियमों के साथ इस पूरे खेल को बेनकाब करेंगे। आज हम जानेंगे कि होम लोन लेने के असली फायदे और नुकसान क्या हैं, ब्याज का गणित कैसे काम करता है और इस कर्ज के जाल से समय से पहले सम्मान पूर्वक बाहर निकलने की पूरी कानूनी प्रक्रिया क्या है। अपनी डायरी और पेन निकाल लीजिए, क्योंकि आज का यह सेशन आपकी वित्तीय आंखें खोलने वाला है। साथियों, सबसे पहले निष्पक्ष होकर यह समझ लीजिए कि क्या होम लोन लेना वाकई फायदेमंद है या सिर्फ एक घाटे का सौदा है। सबसे पहले बात करते हैं फायदों की। पहला बड़ा फायदा है संपत्ति का मालिकाना हक। आप हर महीने जो किराया मकान मालिक की जेब में डाल रहे थे, वो अब आपकी अपनी संपत्ति की मासिक किस्त यानी ईएमआई में बदल जाता है। अंत में वो घर पूरी तरह आपका हो जाता है। दूसरा बड़ा फायदा है आयकर में भारी छूट। लेकिन ध्यान रहे, यह केवल पुराने टैक्स ढांचे में ही मिलता है। पुराने टैक्स ढांचे के तहत आप धारा 24B के जरिए होम लोन के ब्याज पर सालाना 2 लाख तक की छूट पा सकते हैं। इसके साथ ही धारा 80C के तहत लोन के मूलधन और रजिस्ट्री शुल्क पर सालाना 1.5 लाख तक की अतिरिक्त छूट मिलती है। तीसरा फायदा है तरलता का संरक्षण। अपनी पूरी जीवन भर की कमाई एक बार में घर के खरीदने में लगाने के बजाय लोन लेने से आपके पास इमरजेंसी या अन्य उच्च रिटर्न देने वाले निवेशों के लिए नकदी बची रहती है। अब बात करते हैं नुकसान की, जिसे आपको बहुत ध्यान से सुनना चाहिए। पहला और सबसे बड़ा नुकसान है ब्याज का अत्यधिक और संचयी बोझ। लंबी अवधि जैसे 20 या 30 वर्ष के ऋणों में आप मूलधन की तुलना में 2 गुनी से भी अधिक राशि केवल ब्याज के रूप में बैंक को दान कर देते हैं। दूसरा नुकसान यह है कि यदि आप भारत सरकार के नए और डिफॉल्ट नए टैक्स ढांचे को चुनते हैं, तो स्व अधिकृत संपत्ति के लिए होम लोन से जुड़ी सभी आयकर छूटें पूरी तरह समाप्त हो जाती हैं। यानी नए टैक्स ढांचे में होम लोन का कोई टैक्स बेनिफिट नहीं मिलता है। तीसरा नुकसान है मानसिक और वित्तीय दबाव। दशकों तक बंधे रहने वाले इस दायित्व के कारण आपकी जोखिम लेने और निवेश करने की क्षमता बेहद सीमित हो जाती है। साथियों, अब आते हैं उस बिंदु पर जो बैंक आपको कभी खुलकर नहीं समझाते। भारतीय बैंकिंग प्रणाली में गृह ऋण मुख्य रूप से दैनिक या मासिक घटते शेष के सिद्धांत पर काम करते हैं, जिसे रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड कहते हैं। इसका सीधा और कड़वा सच ये है कि ऋण के शुरुआती सालों में आपकी ईएमआई का लगभग 80% हिस्सा केवल बैंक का ब्याज चुकाने में चला जाता है और मूलधन में बहुत मामूली कमी आती है। जैसे जैसे लोन पुराना होता है, यह अनुपात बदलता है। इसलिए समय से पूर्व भुगतान का सबसे बड़ा फायदा केवल ऋण के शुरुआती वर्षों में ही मिलता है। अब 50 लाख के होम लोन का गणित समझिए। साथियों, इसे बिल्कुल आसान आंकड़ों से समझिए। मान लेते हैं आपने 50 लाख का होम लोन 9% की वार्षिक ब्याज दर पर 20 साल यानी 240 महीनों के लिए लिया है। इस स्थिति में आपकी मासिक ईएमआई बनेगी 44,986 रुपए 30 पैसे। अगर आप बिना किसी प्री पेमेंट के पूरे 20 साल तक इस लोन को चलाते हैं, तो आप बैंक को कुल 1,07,96,711 रुपए 47 पैसे चुकाएंगे। यानी घर की कीमत से भी ज्यादा आपने केवल ब्याज चुकाया। अब क्या इस खेल को पलटा जा सकता है? जी हाँ, बिल्कुल पलटा जा सकता है। ध्यान से सुनिए इन 3 जादुई रणनीतियों को। पहली रणनीति, हर साल एक अतिरिक्त ईएमआई देना। अगर आप साल भर की नियमित किस्तों के अलावा हर साल केवल एक अतिरिक्त ईएमआई यानी साल में 12 के बजाय 13 किस्तें चुपचाप जमा कर देते हैं, तो आपका यह 20 साल का लोन घटकर केवल 199 महीने लगभग 16.5 साल में खत्म हो जाएगा।
इससे आपके सीधे 11,57,933 रुपए 54 पैसे बचेंगे। दूसरी रणनीति, एक मुश्त आंशिक भुगतान। यदि लोन शुरू होने के तीसरे वर्ष के अंत में 36वें महीने में आपके पास कहीं से अतिरिक्त पैसा आता है और आप 5 लाख का एक मुश्त आंशिक भुगतान कर देते हैं तो आपका लोन 197 महीने में बंद हो जाएगा। इससे आपकी कुल ब्याज बचत 14,51,198 रुपए 18 पैसे होगी। तीसरी रणनीति, सालाना 5% ईएमआई बढ़ाना। साथियों, यह सबसे शक्तिशाली तरीका है। जैसे जैसे आपकी आय बढ़े, आप हर साल अपनी ईएमआई को केवल 5% बढ़ा दीजिए। ऐसा करने से आपका 20 साल का लोन मात्र 145 महीनों लगभग 12 साल में समाप्त हो जाएगा और आप सीधे 21,43,188 रुपए 89 पैसे की विशाल बचत करेंगे। यहाँ समय का सबसे बड़ा महत्व है। यदि आप 5 लाख का यह आंशिक भुगतान लोन लेने के पहले वर्ष यानी 12वें महीने में करते हैं तो आपकी बचत 16 लाख रुपए होती है। लेकिन अगर यही भुगतान आप 10वें वर्ष यानी 120वें महीने में करते हैं तो बचत घटकर केवल 5,70,000 रह जाती है। इसलिए याद रखिए, प्री पेमेंट हमेशा लोन के शुरुआती वर्षों में ही करना फायदेमंद होता है। साथियों, कई लोगों के मन में डर होता है कि अगर वह समय से पहले लोन बंद करने जाएंगे तो बैंक उन पर भारी जुर्माना लगा देंगे, लेकिन यहाँ भारतीय रिजर्व बैंक आपके रक्षक के रूप में खड़ा है। आरबीआई के नियमों के अनुसार यदि आपका लोन परिवर्तनीय यानी फ्लोटिंग ब्याज दर पर है तो कोई भी बैंक या वित्तीय संस्थान व्यक्तिगत ऋणकर्ताओं से किसी भी प्रकार का प्री पेमेंट या फोरक्लोजर चार्ज नहीं वसूल सकता। यह नियम पूरी तरह से शून्य शुल्क सुनिश्चित करता है, चाहे पैसा आपकी खुद की बचत से आया हो या आपने किसी दूसरे बैंक में लोन ट्रांसफर किया हो। हालांकि यदि आपका लोन स्थिर यानी फिक्स्ड ब्याज दर पर है तो बैंक आपसे 2% से 4% तक का प्री क्लोजर चार्ज ले सकते हैं। अब आइए जानते हैं कि भारत के बड़े सरकारी और प्राइवेट बैंक इस मामले में क्या नीतियां अपनाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं भारतीय स्टेट बैंक की। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अपने फ्लोटिंग और नियमित फिक्स्ड रेट दोनों ही प्रकार के व्यक्तिगत गृह ऋणों पर शून्य प्री क्लोजर शुल्क लेता है। एसबीआई में कोई न्यूनतम लॉक इन अवधि भी लागू नहीं होती है। बात करें निजी बैंक एचडीएफसी की तो एचडीएफसी बैंक में फ्लोटिंग रेट लोन पर कोई शुल्क नहीं है, लेकिन स्थिर अर्थात फिक्स्ड दर वाले लोन पर पहले 6 महीनों के भीतर प्री पेमेंट करने पर 2% प्लस टैक्सेज का शुल्क लगता है। 6 से 36 महीनों के बीच आप हर साल अपने शुरुआती मूलधन का 25% तक बिना किसी शुल्क के प्रीपे कर सकते हैं। उससे अधिक राशि पर 2% शुल्क लगता है। 36 महीनों के बाद यह पूरी तरह मुफ्त है। निजी बैंक आईसीआईसीआई की बात करें तो आईसीआईसीआई बैंक में फ्लोटिंग रेट लोन पर व्यक्तिगत ग्राहकों के लिए शुल्क पूरी तरह शून्य है। फिक्स्ड रेट लोन के मामले में यह अंतिम फौजदारी से पिछले 1 वर्ष के भीतर चुकाई गई कुल संचयी राशि पर 2% से 4% तक का शुल्क वसूलता है। निजी बैंक एक्सिस की बात करें तो एक्सिस बैंक में भी फ्लोटिंग रेट पर कोई लॉक इन अवधि या प्री पेमेंट शुल्क नहीं है, लेकिन फिक्स्ड रेट लोन को बंद करने पर बैंक आपके बकाया मूलधन का सीधा 2% का निश्चित शुल्क लागू करता है। अब समझते हैं लोन बंद करने की चरण दर चरण कानूनी प्रक्रिया क्या है। साथियों, इस प्रक्रिया को बहुत ध्यान से नोट कर लीजिए, क्योंकि सिर्फ आखिरी किस्त दे देने से आपका लोन कानूनी रूप से बंद नहीं होता। पहला है फौजदारी विवरण प्राप्त करना। सबसे पहले अपनी लोन शाखा में जाकर लिखित आवेदन देकर फोरक्लोजर स्टेटमेंट मांगे। इसमें आज की तारीख तक की बकाया राशि का पूरा सटीक ब्यौरा होता है। दूसरा चरण है सटीक भुगतान और रसीद। फोरक्लोजर लेटर में लिखी सटीक राशि का भुगतान डिमांड ड्राफ्ट या ऑनलाइन ट्रांसफर के जरिए सीधे अपने लोन खाते में करें और तुरंत भुगतान की रसीद लें। चौथा चरण है अनापत्ति प्रमाण पत्र एनओसी प्राप्त करना। लोन पूरी तरह चुकता होने के बाद बैंक से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट यानी एनओसी और नो ड्यूज सर्टिफिकेट यानी एनडीसी अवश्य प्राप्त कर लें। ये इस बात का विधिक प्रमाण है कि अब संपत्ति पर बैंक का कोई दावा नहीं है। चौथा चरण है मूल दस्तावेजों की वापसी का। दोस्तों, रजिस्ट्री के समय बैंक के पास जमा किए गए अपने सभी मूल दस्तावेज जैसे बिक्री ब्लेक पत्र वापस लें। आरबीआई के निर्देशानुसार बैंक को लोन बंद होने के 30 दिनों के भीतर ये कागजात आपको लौटाने होंगे। पांचवा और सबसे महत्वपूर्ण चरण एमओडीटी का विधिक रद्दीकरण है। साथियों, इसे कभी मत भूलना।
लोन लेते समय बैंक उप पंजीयक कार्यालय में आपकी संपत्ति पर एक सरकारी प्रभार दर्ज कराता है, जिसे MODT अर्थात मेमोरेंडम ऑफ डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड्स कहते हैं। केवल बैंक से NOC ले लेने से यह सरकारी रिकॉर्ड साफ नहीं होता। आपको बैंक के प्रतिनिधि के साथ रजिस्ट्री ऑफिस जाना होगा और NOC तथा कैंसिलेशन डीड जमा करके इस बंधक प्रविष्टि को सरकारी रिकॉर्ड से हमेशा के लिए हटवाना होगा। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो भविष्य में आप इस संपत्ति को कभी बेच या ट्रांसफर नहीं कर पाएंगे। छठा चरण, सिविल और भार मुक्त प्रमाण पत्र। इसके बाद सरकारी विभाग से एक नया भार मुक्त प्रमाण पत्र प्राप्त करें, जिसमें आपकी संपत्ति पूरी तरह ऋण मुक्त दिखे। साथ ही यह भी सुनिश्चित करें कि अगले 30 दिनों में क्रेडिट ब्यूरो में आपका यह खाता क्लोज्ड दर्ज हो चुका हो। अंत में साथियों, भावुक होकर नहीं बल्कि दिमाग से फैसला लीजिए। इन 3 परिस्थितियों में अपना लोन भूल कर भी बंद मत करना। पहला, यदि लोन के केवल आखिरी 5 साल बचे हों। घटते शेष विधि के कारण शुरुआती सालों में ही बैंक सारा ब्याज वसूल चुके होते हैं। अंतिम वर्षों में आपकी EMI का लगभग पूरा हिस्सा केवल मूलधन चुकाने में जा रहा होता है। इस चरण में प्री क्लोजर करने से कोई महत्वपूर्ण ब्याज की बचत नहीं होती है। दूसरा, यदि आपके निवेश पर मिलने वाला रिटर्न अधिक हो। अगर आपके पास अतिरिक्त पैसा है जो म्यूचुअल फंड या इक्विटी बाजार में 12% से 15% का सालाना रिटर्न दे रहा है, तो उस पैसे को वहां से निकालकर 9% वाले होम लोन को बंद करना सरासर वित्तीय मूर्खता होगी। तीसरा, आपातकालीन निधि दांव पर हो। कभी भी अपने पास रखी इमरजेंसी सेविंग्स या मेडिकल संकट के लिए बचाए पैसों को खाली करके होम लोन बंद मत कीजिए। जीवन में नकदी का होना मानसिक शांति के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। साथियों, कैसा लगा आपको आज का ये विश्लेषण? आशा है कि अब आप बिना किसी भ्रम के अपने होम लोन को स्मार्ट तरीके से मैनेज कर पाएंगे। कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर साझा करें। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। मिलते हैं अगले सेशन में। जय हिंद, जय भारत।